वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? बेटा देखिए चैप्टर हमने आधा कर लिया था, अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है लॉज एंड डिसेंट। अब लॉज एंड डिसेंट क्या है देखिए ज़रा। व्हेन अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देन पीपल प्रोटेस्ट द लॉ बाय शोइंग देयर डिसेंट। दिस हैज़ हैपेंड क्वाइट ऑफन व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। दिस स्टिल हैपेंस समटाइम्स इवन आफ्टर इंडिया हैज़ गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी कानून बनाया जाता है सरकार के द्वारा और अगर वो लोगों को पसंद नहीं आता, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसका प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी मतलब नापसंदीदगी यानी डिसेंट दिखाते हैं। और ऐसा कब होता था? जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर था, यानी जब ब्रिटिश सरकार कोई भी कानून बनाती थी और लोग पसंद नहीं करते थे तो उसका विरोध करते थे। और अभी भी ऐसा होता है हमारे यहाँ इंडिया में, जब हमने इंडिपेंडेंस ले लिया तब भी। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिस तरह एनआरसी और सीएए के लिए लास्ट ईयर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, अभी भी किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा करने की आज़ादी देता है, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम सरकार के किसी भी लॉ से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। और देखिए अगर सेटिस्फाई एक इंसान नहीं है तो बात समझ में आती है। जब पूरी की पूरी कम्युनिटी सेटिस्फाई नहीं है तो इट मीन्स के जो लॉ बनाया गया है वो ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया कि लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी। अच्छा ये कह रहे हैं डिसेंट दो टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट कौन सा टाइप है? कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के अंदर क्या होता है? द कंस्ट्रक्टिव डिसेंट इज अ क्रिएटिव वे ऑफ शोइंग डिसेंट। इन दिस फॉर्म ऑफ डिसेंट पीपल शो देयर डिसएग्रीमेंट इन अ पीसफुल मैनर इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू डिस्ट्रक्टिव वेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ university are not happy with the regulation passed by their vice chancellor, they may submit a petition to the VC to look into the matter instead of resorting to burning furniture or road blocks etc. तो कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव डिसेंट है ये एक क्रिएटिव तरीका है अपनी नाराज़गी या नापसंदीदगी को दिखाने का। इस तरीके के डिसेंट के अंदर लोग अपना जो डिसएग्रीमेंट है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें चीज़ पसंद नहीं है, तो इस बात को वो बहुत तमीज़ से कहेंगे बजाय इसके कि वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दें। जैसे एग्जाम्पल ये है कि अगर स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के और उनको कोई बात अपनी यूनिवर्सिटी की पसंद नहीं आई या उससे वो खुश नहीं है, कोई भी एक नया रूल या रेगुलेशन बना है जो उनके वाइस चांसलर ने यानी उनके प्रिंसिपल ने अगर उसको पास कर दिया है लेकिन वो उससे खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोई पिटीशन डाल सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो दोबारा से वीसी को एप्लीकेशन देंगे, भाई आप दोबारा देखिए हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि वो फर्नीचर जलाना शुरू कर दें, रोड ब्लॉक कर दें, बसें तोड़ना शुरू कर दें, बजाय इसके कि वो क्या करेंगे, तमीज़ से पढ़े लिखे लोगों की तरह अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। पीपल प्रोटेस्ट टू शो डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉज व्हिच आर नॉट फेवरेबल फॉर देम। वी ऑफन फाइंड स्टूडेंट्स कम्युनिटीज आर एंड यूनियंस ब्लॉकिंग रोड्स एंड सेटिंग पब्लिक प्रॉपर्टी ऑन फायर बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम और द लॉ। Such destructive dissent can only bring destruction and unhappiness to all concerned. तो कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिसेंट के अंदर क्या होता है? जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपना डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं कानूनों के प्रति, तो वो जो उनके फेवर में नहीं है, जो उनके खिलाफ हैं, तो वो क्या करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि या जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कोई कम्युनिटी है तो वो क्या करते हैं? रोड ब्लॉक कर देते हैं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी बसेस वगैरह उनको आग लगा देते हैं, है ना। और क्योंकि वो खुश नहीं है तो वो सिस्टम से या फिर लॉज से तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरीके का जो डिसेंट है उससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता बल्कि बहुत लोग अनहैप्पी भी हो जाते हैं। यानी जाहिर है, देखिए बस में सफ़र कौन करता है? आम पब्लिक सफ़र करती है, वही उन्होंने जला दी तो नुकसान किसका हुआ? आम पब्लिक का ही हुआ। अगर आप दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ कोई भी चीज़ या आप दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें ये बात पसंद नहीं आई, तो आप उनसे बात करें जा करके, बजाय इसके कि आप पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जलाएं। पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने से नुकसान तो पब्लिक का ही हुआ, वो लोग तो जा रहे हैं अपनी कार्स में आराम से, है ना। तो इतनी अकल लगाकर उनको काम करना चाहिए कि हमें डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि सभी जितने भी लोगों से जुड़े होते हैं सबको जो है नाखुशी होती है, सब नाखुश होते हैं और परेशान हो जाते हैं। फिर अगली हेडिंग देखिए, द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं सॉल्ट सत्याग्रह जो 1930 में हुआ, 1930 यानी हम आज़ाद भी नहीं हुए थे जब की बात है। द सिविल डिसोबीडियंस movement began with Gandhiji's breaking of the salt law. According to the law, making of salt was a government monopoly. This law prevented Indians from making salt from sea water without the government's permission. तो आप कह रहे हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब? जब उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। सॉल्ट लॉ क्या होता है बेटा? यानी नमक कानून। नमक का कानून क्या होता है?
कानून के हिसाब से देखा जाता है कि सॉल्ट बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, यानी कोई भी कंपनी, कोई भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है ना वो नहीं बनाएंगी सॉल्ट जो है वो गवर्नमेंट ही बनाएंगी। सॉल्ट बहुत ही बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी। आप देख लीजिए, आपके यहाँ जो भी खाना बनेगा, इवन मिर्चों की जो भी चीज़ होगी उसमें नमक ज़रूर होगा, है ना। बिना नमक के काम नहीं चलता। और नमक बहुत महंगा भी नहीं होता, मुश्किल से 10-20 रुपये का आता है ना। पहले तो और भी सस्ता होता होगा। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो है ना कानून ये है कि नमक बनाने की जो मोनोपोली है, यानी एक अधिकार जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। अब उन्होंने क्या करा, इन्होंने ये अब जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ पर था तो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि भाई इंडियंस जो है सॉल्ट नहीं बनाएंगे सी वाटर से, यानी समुद्र के पानी से, जब तक कि वो हमसे परमिशन ना ले लें। अब जाहिर है उनसे परमिशन लेने वाली बात क्या है कि जाहिर है वो क्या करेंगे, वो अपना फ़ायदा उसमें से निकालेंगे, प्लस उस पर क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। हर चीज़ पर तो उन्होंने टैक्स लगा दिया था। गांधी जी प्रोटेस्टेड द लॉ विद द फेमस दांडी मार्च ऑन 12 March 1930. Gandhiji and 78 other members of Sabarmati Ashram in Ahmedabad started to walk for Dandi, a coastal village in Gujarat, to break the salt laws. तो अभी कह रहे हैं कि गांधी जी ने जो है इस बात का विरोध किया, इस कानून का विरोध किया उन्होंने, और उन्होंने अपनी जो सबसे फेमस है दांडी मार्च स्टार्ट कर दी। ठीक है, उन्होंने दांडी मार्च की। दांडी मार्च यानी दांडी जो जगह का नाम है, मार्च होते हैं पैदल चलने को। 12 मार्च 1930 से उन्होंने स्टार्ट किया ये गांधी जी ने, और उनके साथ कितने लोग थे, 78 अदर मेंबर्स थे। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, यही उनके पास साबरमती आश्रम था उनका, तो वहाँ के 78 मेंबर्स उनके साथ थे, अहमदाबाद में ही आश्रम। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करा चलना दांडी से, और कहाँ तक गए भाई, कोस्टल विलेज इन गुजरात टू। कोस्टल विलेज बोलते हैं बेटा जहाँ पर समंदर है, यानी समंदर के किनारे पर जो गाँव था ना वहाँ तक वो लोग गए, क्योंकि समंदर के पानी से नमक बनाएंगे वो लोग, तो समंदर के पानी मतलब कोस्टल विलेज तक गए वो। ठीक है, गुजरात के अंदर, गुजरात में ही था वो भी, और वहाँ जाकर उन्होंने नमक कानून का विरोध किया, तोड़ा उसको। कैसे तोड़ा, दे रीच्ड एट द सी कोस्ट ऑन 6 April 1930 and broke the salt laws the same day by taking some salt from sea water. तो कह रहे हैं कि वो कब पहुँचे सी कोस्ट पर, वो पहुँचे 6 अप्रैल को। ठीक है, 1930 में ही, और वहाँ पर जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। क्या किया उन्होंने वहाँ जाकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया। इट वॉज एन इलीगल एक्शन। कह रहे हैं कि ये क्या था, एक इलीगल एक्शन था, यानी सरकार के खिलाफ जाकर उन्होंने काम किया। द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉज बाय गांधी वॉज फॉलोड बाय सिमिलर एक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने काम किया गांधी जी ने, तो इसके बाद बहुत कंट्री में बहुत सारी जगहों पर अलग अलग ऐसे काम हुए जो सरकार के खिलाफ थे। सरकार के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि सरकार उनके खिलाफ थी, सरकार उनको ध्यान में नहीं रखती थी, उनके हिसाब से कानून नहीं बनाती थी। सॉल्ट सत्याग्रह बिकेम अ वेरी इफेक्टिव मूवमेंट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ पुरी, कटक, बालासोर इन ओडिशा। कह रहे हैं सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो एक बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट बन गया, यानी बहुत लोग जुड़ गए इसके साथ, बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया, फेवर किया, जितने भी कोस्टल एरियाज थे। ठीक है ना, कहाँ के, उड़ीसा के। उड़ीसा बेटा, उड़ीसा का नाम चेंज हो गया, ओडिशा हो गया है। ठीक है, तो उड़ीसा के 3 जगह का नाम बताया उन्होंने, पुरी, कटक, बालासोर। तो यहाँ पर जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर भी बाकायदा नमक कानून तोड़ा गया और वहाँ पर भी नमक बनाया गया। बेटा अगला यहाँ पर एंटी लिक्वर कैंपेन। एंटी लिक्वर कैंपेन चलाई गई। लिक्वर बोलते हैं बेटा शराब को, है ना, यानी शराब के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई। ड्रिंकिंग लिक्वर इज अ सोशल एविल दैट हैज रिजल्टेड इन ruining many lives. Poor people waste their hard-earned money on drinking liquor, which is bad for their health. The families suffer due to the death of their breadwinners after drinking spurious liquor. कह रहे हैं कि लिक्वर पीना एक सोशल एविल है, यानी सामाजिक बुराई है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। गरीब लोग जो है वो क्या करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और जिनको इल्लत लग जाती है वो सारा का सारा पैसा इस पर लगा देते हैं, है ना। और जो वो भी किस चीज़ पर, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी है। उनकी फैमिलीज कई बार, यानी जो गरीबों की फैमिलीज, गरीब हो या अमीर हो बेटा, नुकसान तो सभी के लिए इक्वल है। तो उनकी फैमिलीज अक्सर इस बात का उनको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उनकी जो फैमिली का ब्रेड विनर है, यानी कमाने वाला जो है, वो इस लिक्वर की आदत की वजह से मर जाता है और उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता। At the time of independence, Mahatma Gandhi tried to root out this harmful habit. This is the reason prohibition of liquor is included in Directive Principles of State Policy in Part 4 of our Constitution. तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर, यानी जब हम स्वतंत्र हो रहे थे, महात्मा गांधी ने इसकी जड़ को ख़त्म करने का, यानी ये जो बुरी आदत है इसको ख़त्म करने की कोशिश की। यही रीज़न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो है बाकायदा इसको इसके खिलाफ जो है यानी इसको छोड़ने की आदत को कहा गया है कि ये बिल्कुल भी ना पी जाए, इसको मतलब ना यूज़ किया जाए, यानी सख्ती से मना किया गया है इस बात को लेकर के कि लिक्वर ना पी जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में। इन 1956 a prohibition inquiry committee was formed to examine the problem of alcoholism and suggest steps to control it. The recommendations of this committee were accepted in 1956 and a resolution was passed in the Lok Sabha to make anti-liquor campaign a part of our development program. Prohibition of liquor is also a part of our 5-year plans. Many states have imposed a total or partial ban on sale of liquor. तो ये कह रहे हैं कि 1956 यानी 1956 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमेटी। प्रोहिबिशन बोलते हैं सख्ती से मना करने को, इंक्वायरी कमेटी यानी वो इस पर इंक्वायरी करेगी। किस लिए बनाई गई थी कि वो इस चीज़ की यानी अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम को एग्जामिन करेगी, देखेगी कि वाकई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, और साथ साथ वो बहुत सारे मतलब कुछ स्टेप भी सजेस्ट करेगी ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो रिकमेंडेशंस थी इस कमेटी की वो एक्सेप्ट की गई 1956 में, ठीक है। और एक रिजोल्यूशन भी दिया गया, मतलब रिजोल्यूशन पास किया गया लोकसभा में कि एंटी लिक्वर कैंपेन चलाई जाए बाकायदा डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, यानी सरकार की जिम्मेदारी है उसको चलाने की। साथ साथ लिक्वर का प्रोहिबिशन जो है वो लोग जो हमारी जो मतलब देखिए बेटा पहले 5-year प्लान एक वो होता था ना, योजनाएं बनती थी 5 साल के लिए, तो उसके अंदर भी इसको लिया गया कि भाई इसके ऊपर बिल्कुल सख्ती से बैन लगाया जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स ने इस पर टोटल बैन लगा दिया यानी बिल्कुल सख्ती से बंद कर दिया, और कुछ स्टेट ने इसको थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया, थोड़ा चला इजाज़त दे दी, थोड़ा बंद कर दिया। However, besides the law, social awareness is equally important to control this evil. Voluntary organizations, NGOs, rehabilitation centers are helping people in giving up these habits. Some more stern measures need to be taken by the government against those who deal in illegal distribution of liquor and drugs. तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं बनेगा, कानून के साथ साथ जो है ज़रूरी है कि लोग सामाजिक तौर पर अवेयर हो जाएं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले ताकि वो इस एविल को, इस बहुत ही बुरी चीज़ को समाज में कंट्रोल कर सकें, ठीक है ना। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, यानी जो इसके लिए काम करना चाहती थी उनके वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, प्लस NGOs बनाए गए, और साथ साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए, यानी जो लोग इस आदत में मुलविस हैं उनको जो है क्या किया जाए, ये आदत छुड़वाने में उनकी मदद की जाए, ठीक है। आपने देखा भी होगा अक्सर नशा मुक्ति केंद्र हैं, मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर मतलब नशा मुक्ति केंद्र, तो उनको जो है बाकायदा जैसे जो लोग वहाँ पर एडमिट हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, उनको बिल्कुल भी दी नहीं जाती ये चीज़ है ना। शुरू में थोड़ा देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एक्सरसाइज करवाई जाती है, उनको योगा करवाया जाता है ताकि उनको मेंटल पीस मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स यानी बहुत सारे काम किए गए इस चीज़ से बचने के लिए, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कानून वगैरह बनाए जो इस इलीगल या फिर जैसे इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी अगर सरकार ने मना कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी छुप कर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको भी और ड्रग्स को भी, तो सरकार ने इसके खिलाफ बहुत से कानून बनाए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रूल ऑफ लॉ। इसके अंदर क्या होता है, पासिंग ऑफ अ लॉ डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट इशूज रिलेटेड टू इट आर रियलाइज्ड। सोसाइटी एज अ होल हैज़ टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन सोशली रेलेवेंट इशूज। द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अराउजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब जब भी कोई कानून बनाया जाता है उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इससे रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उनको रियलाइज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। सोसाइटी को पूरा इकट्ठा होकर के एज अ होल इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, सोशली रेलेवेंट जितने भी इशूज़ हैं उन पर एक साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर के वो थोड़े मजबूत बन पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि बस कानून बने हुए हैं लेकिन ना तो वो फॉलो हो रहे हैं, और अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो ना ही उनको कोई खास पनिशमेंट दी जा रही है। तो कहना है कि इसके लिए मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ताकि वो पब्लिक में यानी लोगों में क्या कर सके, कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता ला सके। Our constitution provides the framework of administering the country. A law which is against the fundamental rights of the people can be declared null and void by the Supreme Court. Thus, the rule of law will always prevail. The rule of law implies that no one is above the law. This not only regulates the power of the government but also stresses that everyone is equal before the law.
Thus we can say that democracy and the rule of law complement each other. तो अभी कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बाकायदा एक फ्रेमवर्क है कि किस तरह एक कंट्री को चलाया जाना है, यानी उसने सारी बातें बता रखी हैं कि किस तरह एक कंट्री को चलाया जाना चाहिए। तो कोई भी कानून, यानी एक कानून जो है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है किसी भी इंसान के, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो नल है और वॉइड है। नल और वॉइड यानी वो किसी काम का नहीं है और वो कानून हटाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा इस बात को। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमेशा ही क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, यानी बचाव करके चलेगा लोगों का। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या इम्प्लाई करता है, वो ये कहता है कि कोई भी लॉ से यानी कानून से ऊपर नहीं है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं करता कि सिर्फ गवर्नमेंट की पावर को हमें बता दो, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताता है कि सभी लोग जो है वो क्या है, बराबर हैं कानून की नज़र में। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ यानी जो समानता का जो अधिकार है उसको जो दिलाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर डेमोक्रेसी है और रूल ऑफ लॉ नहीं है तो उसका होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ तो जब हो ही नहीं सकता जब तक डेमोक्रेसी नहीं हो। समझ आई इतनी बात बेटा? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या उन्होंने प्रैक्टिस वर्क हमें दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर देखने के लिए आइए बेटा पेज 162। ये देखिए इसका आंसर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे एज इम्पॉर्टेंट लॉ। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके साथ आप क्या ऐड करेंगे, थर्ड लाइन में आ जाइए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ नेशन, यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर अगले लाइन में आइए, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ अ गवर्नमेंट, यहाँ तक इसको आप पूरा एक साथ लिखेंगे जैसे छोटे से पैराग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका ए का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड है व्हाई डू वी नीड लॉज, यानी हमें लॉज की क्या ज़रूरत है या हमें लॉज की क्यों ज़रूरत है, कानूनों की ज़रूरत हमें क्यों है। बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि हमें कानूनों की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर कानून नहीं होंगे तो सब जगह क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, सब जगह केओस फैल जाएगा, कोई किसी का ध्यान नहीं रखेगा, माइट इज़ राइट वाला सिस्टम होगा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अमीर होगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास रुतबा होगा, वो अपना फ़ायदा देखेगा, बेचारे गरीब जो है वो पिसकर रह जाएंगे। ठीक है, तो उसका आंसर देखते हैं। बुक के कंटेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पेज 163 पर आ जाइए। बेटा यहाँ पर देखिए नीड फॉर लॉज हेडिंग है, इसके अंदर थर्ड लाइन में आ जाइए आप। थर्ड लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है द मेंटेन, द को काट दीजिए आप, यानी कि टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लॉज आर नीडेड। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ए सेकेंड या A2। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन आप कट कर दीजिए, ये ज़्यादा लेंदी हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ के अंदर क्या है, हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लिया। ठीक है, इसका आंसर देखिए पेज 163 पर। यहाँ पर देखिए बेटा फास्ट फैक्ट के अंदर आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया took 2 years 11 months and 17 days to draft the constitution, rupees 6.4 crores were spent on drafting it। तो ये है इसका A4 का आंसर। ठीक है, यानी कितने साल, मतलब कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 17 दिन, इतने पूरे टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है। और कितना खर्चा आया इसके ऊपर, यानी लगभग 6.5 करोड़। ठीक है, A4 है ये। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ना ओरल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये, लेकिन आपको अपनी कॉपी में ही करने हैं। कभी आपको मतलब नोटबुक में करने हैं, कभी आपको लगे कि ये सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ। जब मैंने आपको टिक मार्क करवाया है बुक के अंदर इसका, तो आपको इसको कॉपी में भी करना है ध्यान से। समझ आया? उसके बाद बी देखिए, बी के अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इनको। ये तो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट कौन सा है, इनडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो पेज 163 पर आइए इसका आंसर देखने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिखेंगे द इंडिसेंट, पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अगली लाइन में लिखा हुआ है अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका B1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। इसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर भी पेज 163 पर ही है, जहाँ पर फर्स्ट है उसके नीचे ही वाला है बस, है ना। चलिए आ जाइए जल्दी से पेज 163 पर। ये देखिए द कमीशन ऑफ सती, ये वाला है ना, तो यहाँ से लिखेंगे सती इज द एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। ये वाला स्टार्ट करेंगे यहाँ से आप, और इट वॉज डन, यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया आपका B2।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके, MCQs हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री आर मेंशन्ड इन द। तो कह रहे हैं सभी रूल्स और जितने भी तरीके के इम्पॉर्टेंट लॉज हैं वो किस में दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, प्रियम्बल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं बेटा, तो थर्ड पर आप टिक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। तो बेटा कब आया था ये इफेक्ट में, यानी कब लागू हुआ था ये, तो अभी मैंने आपको बताया था चैप्टर में है ना, 26 जनवरी 1950 को। तो इस पर टिक कर लीजिए आप। उसके बाद थर्ड है, द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर बाय द। तो कह रहे हैं कि जो चेक्स और बैलेंसेस का जो एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका क्या अर्थ है, यानी क्यों किसकी पावर को चेक करना है, यानी किसकी पावर को लगाम लगाना है। तो यहाँ पर है गवर्नमेंट की पावर को, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ही क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट वगैरह भी उसके अंदर ही काउंट हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फोर्थ देखिए, विच ऑफ दीज टैक्सेस वॉज डिफाइड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा कौन से टैक्स का विरोध किया गया था, तो ये सॉल्ट टैक्स था जिसकी दांडी मार्च हुई थी, है ना। उसके बाद फिफ्थ देखिए, अ लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द। तो कह रहे हैं कि कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा लोगों के, तो उसको नल और वॉइड यानी बिल्कुल बेकार कर दिया जाएगा, यानी उसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये कौन करेगा, किसके अंडर होगा ये काम, तो यहाँ पर उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी के अंदर आपको फिलअप्स करने हैं बेटा। तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट में, आर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है, द लॉज आर नीडेड टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। डाउरी इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग मैरिज। उसके बाद फोर्थ है, द दांडी मार्च वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स। स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखिएगा बेटा सबकी, ठीक है। उसके बाद सी देखिए, क्वेश्चन सी के अंदर आपको क्या करना है, राइट और रॉन्ग लगाने हैं स्टेटमेंट्स पर। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, यस, क्योंकि इससे ऊपर कोई नहीं है। इवन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस जो भी हैं वो सब इसके अंडर ही आते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं, इट मीन्स ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल आर लॉज आर रिटन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे सभी लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उसके बाद थर्ड है, गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह वॉज मेंट टू शो डिसेंट अगेंस्ट अ ब्रिटिश लॉ। तो कह रहे हैं कि जो गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह था उसका मकसद क्या था, कि वो एक डिसेंट दिखा रहे हैं ब्रिटिश लॉ के खिलाफ। बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद फोर्थ है, इन इंडिपेंडेंट इंडिया पीपल शो डिसेंट टू क्रिटिसाइज न्यू लॉज एंड ऑल्सो डिमांड न्यू लॉज। कह रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान में लोग जो है वो अपनी नापसंदीदगी दिखाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं नए कानूनों की, और नए कानूनों की डिमांड भी करते हैं। तो हाँ ये ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पुराने, ऐसा है कि जो नए कानून बनते हैं कभी कभी वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसलिए वो उसका विरोध करते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरा नया कानून बनाया जाए ताकि उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। उसके बाद बेटा डी पर आ जाइए। डी का फर्स्ट पार्ट है आपका, व्हाट इज मेंट बाय द रूल ऑफ लॉ। इसके आंसर के लिए आइए बेटा पेज नंबर 165 पर। इसका आंसर देखिए, द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट टाइम में लिखा हुआ ईच अदर, यहाँ तक। ये हो गया आपका डी का फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इसके बारे में कहाँ पर दे रखा है आपको, पेज 163 पर दे रखा है। आ जाइए 163 पर। इसका आंसर देखिए बेटा, टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी द गवर्नमेंट, ये पूरा लिखेंगे यहाँ से आप, और ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ये हो गया आपका डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कट कर दीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ देखिए, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, पेज 162 पर आ जाइए इसके आंसर के लिए। बेटा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट द चैप्टर, ये जो स्काई ब्लू कलर का बॉक्स है इसके अंदर आपको आना है। इसमें आकर देखिए यहाँ पर थर्ड लाइन में लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे इसको, 2 लाइन छोड़कर लिखा हुआ है सिटीजन्स, यहाँ तक।
ठीक है, तो ये हो गया आपका D4, डी का फोर्थ हो गया है आपका। नेक्स्ट देखिए, अब बेटा ई पार्ट शुरू हो गया है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट एनी 4 रीजंस व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। कह रहे हैं कोई 4 रीजंस बताइए कि जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या रीजंस हैं, पेज 163। यहाँ पर देखिए बेटा हेडिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये आपको सारे ही पॉइंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। ये थोड़ा लॉन्ग आंसर है क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में आ चुके हैं, है ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पॉइंट्स आपको इसके अंदर अपनी कॉपी नोटबुक में अपनी लिखना है, यहाँ तक गवर्नमेंट तक। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब फीमेल फीटिसाइड। इसका आंसर देखने के लिए बेटा ये पेज 164, फीमेल फीटिसाइड के जो होता है उसको रोकने के लिए क्या किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इसका आंसर बेटा देखिए यहाँ से, टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे टू कर्ब से, और उसके बाद इस पैराग्राफ के एंड तक लिख देंगे एंड फाइन। ये हो गया आपका ई का सेकेंड आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस अबाउट द लॉज एंड डिसेंट। तो कह रहे हैं कि आपको डिस्कस करना है कानूनों के बारे में और उनके विरोध के बारे में। तो आ जाइए पेज 164 पर, बेटा आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर लिखना, व्हेन अ लॉ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद आपको क्या लिखना है, डिसेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ये भी लिखेंगे आप। फिर उसके बाद हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, यानी 1 नंबर 1 डालकर 1 नंबर फर्स्ट हेडिंग आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे द कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, यहाँ से लिखते लिखते और सेकेंड लाइन में आएंगे, यहाँ हो गया डिस्ट्रक्टिव बेस, ये एक टाइप हो गई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप यानी डिस्ट्रक्टिव डिसेंट, इसकी हेडिंग बनाएंगे और सेकंड पॉइंट डाल देंगे इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा पीपल प्रोटेस्ट, या सॉरी सेकंड लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, वी ऑफन फाइन, यहाँ से लिखेंगे वी ऑफन फाइन और लास्ट तक कंसर्न, ठीक है बेटा। तो ये पूरा ये हुआ आपका ई थर्ड। क्या क्या लिखना है आपको, पहले लॉज एंड डिसेंट के बारे में बताएंगे, फिर उसके दोनों टाइप्स के बारे में बताएंगे हेडिंग्स बना करके। समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन 4 और 5 जो है दोनों ही कट कर दीजिए आप। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।